गुड इवनिंग क्लास। मैं अजय सिंह आप लोगों के बीच में आज हम लोग पेट एग्जामिनेशन एसएसएल इतिहास एसएसएल पे भाग 3 पे काम करने के लिए आए हैं। आप लोग बड़ा मेहनत से इसको नोट्स बनाते हुए काम करिएगा। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का कलेक्शन किया गया है। क्लियर है? आए हुए जो सवाल हैं उनमें से जो तारतम्यता यूपी ट्रिपल एस की है उस पर हम लोग फोकस करके काम करते हैं। एग्जाम के पैटर्न को पकड़ने की कोशिश में हम लोग कोशिश किए हैं, उसके साथ काम करते हैं। चलते हैं, आते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न, जैन धर्म में 3 रत्न है जिसे त्रिरत्न कहते हैं। उन्हें निर्माण मार्ग माना जाता है। वो क्या है? सही भाषण, भाषण सही ज्ञान और सही आचरण। यह ज्ञान और आचरण तो समझ में आया, लेकिन भाषण गलत है, तो आंसर इसका ये गलत हो गया। दूसरा, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार, ये भी गलत हो गया। व्यवहार व्यवहार की बात ही नहीं करते हैं। सही विश्वास, विश्वास तो सही था, ज्ञान भी सही था, यहां व्यवहार आ गया। सही विश्वास, विश्वास सही है, सही आचरण सही है, पथ इस प्रकार देखा जाता है, ये भी गलत है। सही विश्वास राइट, सही ज्ञान राइट, सही आचरण, तो इसका आंसर सही होगा फोर्थ। जैन धर्म में 3 रत्न जो हैं, त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग माना जाता है। क्या है? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ये इसका देखा जाता है, चौथा पॉइंट बनता है। तो सही विश्वास मतलब विश्वास, पहली बात तो हर चीज में विश्वास होना चाहिए कहते हैं, उसके बाद ज्ञान होना चाहिए, और जब ज्ञान हो तो उसका दुरुपयोग ना करो, सही आचरण के साथ उसको परिपक्वता की ओर ले जाओ। दुरुपयोग नहीं, उसको ध्यान रखना है। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। क्लियर? उसका डी ऑप्शन इसका सही हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? देवों का प्रिय, देवताओं का प्रिय बोला गया है किसको? ये तो भैया अशोक की बात करता है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट का, मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाए तो किसको होता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, ध्यान रखना है, देवानाम देवानाम प्रियदर्शी किसे कहा गया है? महान सम्राट मौर्य अशोक को कहा जाता है। देवों का ये कुछ किंवदंतियां हैं। बताया जाता है अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल करके सिंहासन प्राप्त किया था। 13 शिलालेख, अशोक सम्राट अशोक के 13 शिलालेख हैं। 13वें शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध का वर्णन है। सीधे सवाल पूछा जाता है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो किसमें है? 13वें शिलालेख में। किसमें है? 13वें शिलालेख में। टोटल शिलालेख कितने हैं? 14 शिलालेख हैं। स्तंभ लेख कितने हैं? 7। 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख के बारे में अशोक का उल्लेख आता है। अशोक के 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेखों का उल्लेख आता है, जिन्हें देवानाम प्रियदर्शी या देवानाम प्रियदर्शी कहा जाता था। क्लियर? मौर्य काल भारत, मौर्यकालीन भारत के विवरण में वाली इंडिका के लेखक, इंडिका की रचना मेगस्थनी, इंडिका का लेखक कौन है? मेगस्थनीज। इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगस्थनीज। किस शासनकाल की है? मौर्य शासनकाल। किसके बताया जाता है? किस वंश के शासनकाल में? मौर्य वंश के शासनकाल में। तो मेगस्थनीज
कि पुस्तक पूछा जाए मौर्यकालीन में भारत में इंडिका किसकी पुस्तक, इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थ। फाइयान की फो क्यू की है, फो क्यू की, ये सीधे आता है। फो क्यू की पुस्तक किसकी है? फाइयान की। सीयू की, सीयूकी, सीयूकी किसकी है? ह्वेनसांग की। तो सीयूकी किसकी पुस्तक है? ह्वेनसांग की। फोक्यूकी किसकी पुस्तक है? फाइयान की। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज। इंपॉर्टेंट सवाल कौन है? मेगस्थनीज। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग, 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। अशोक के कलिंग पर आक्रमण का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है, ध्यान रखना है। तो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग अर्थात पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? ये सवाल पूछा जाता है। पूर्वी प्रांत की राजधानी पूछा जाता है कौन सी थी? तो क्या बताएंगे आप? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन की तोशली। भैया तक्षशिला वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। पाटलिपुत्र कहां है? बिहार में। उज्जैन मध्य प्रदेश में। ये पूर्वी की बात करते हैं कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? तोशली। तोशली और जौगढ़ दो स्थान है कलिंग में। तोशली और जौगढ़ कहां है? उड़ीसा में पड़ते हैं। तो वर्तमान में तोशली पड़ेगा कहां? तो ये उड़ीसा में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? उड़ीसा, ध्यान रखना। तो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग या पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तोशली थी। नेक्स्ट, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ में एक स्तंभ पर था शंभल, सारनाथ, गौतम बुद्ध नगर, कन्नौज। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सारनाथ में। कहां भैया? सारनाथ में। कहने का मतलब है कि जो स्तंभ है उस पर चतुर्भुज, चार मुख के शेर की आकृति जैसी आकृति का उल्लेख जो है वो ऋषिपत्नम मृगदांव सारनाथ में स्तंभ पर आकृति को उत्की आकृति को निरूपित किया गया है, उसे कहते हैं चतुर्भुज, सिंह चतुर्भुज मुख स्तंभ शीर्ष जो सारनाथ में है। क्लियर है? एक ऐसे स्तंभ है उसके ऊपर चतुर्भुज चार मुख शेरों की करके हुए बैठे हैं। देखा है? अरे जो अशोक की लाट जैसा ऊपर हिस्सा बना है, चार तरफ से है, एक स्टिक के ऊपर, एक पिलर के ऊपर, इस पिलर मतलब स्तंभ के ऊपर ऐसे। तो इसका आंसर सही है सारनाथ। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? बहुत बढ़िया सवाल है। किस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? बताइएगा भैया। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सारनाथ में किया गया, धौली, जौगढ़, इनमें से कोई नहीं, सहबाज गढ़ी, ये आंसर इसका सही है। भैया इसका आंसर सही होगा सहबाज गढ़ी। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? ये बहुत हाईलाइट करना होगा। नहीं की बात आएगी तो अब नहीं जब शब्द आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि ब्राह्मी लिपि जो है या ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग नहीं किया गया है उस सहबाजगढ़ी मानसेहरा जगह पड़ती है, ठीक, वर्तमान में भारत से बाहर है, वहां पर इसका प्रयोग नहीं किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? बारादरी, चैत्य, स्तूप, स्तंभ। तो आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में मौर्य जो कला है, मौर्य कला सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य की बारादरी। तो ध्यान रखना है हमें इन सवालों को कैसे पकड़ना है।
तो ये ध्यान रखना है किसमें है, तो आप बताएंगे स्तंभ। इसमें स्तंभ। निम्नलिखित में मौर्य कला सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है, तो क्या असल में जो 7 देखा जाता है स्तंभ जो है, स्तंभ का एक आधार ये बनता है कि वो बहुत लेजेंडरी कंडीशन में बनाए गए थे। हालांकि चैत्य भी है, स्तूप भी है, लेकिन स्तंभ की जो पिलर नुमा आकृति है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है मौर्य शासन के अंतर्गत में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं है? भैया कश्मीर था, गुर्जर था, कर्नाटक यहां तक, कामरूप ये नहीं है, असम। इसका चौथा आंसर सही होगा कामरूप। कामरूप पड़ता कहां है? असम में। ये ध्यान रखना है कि ये आपको क्लियर करना है कि कामरूप की बात है, कामरूप वर्तमान परिवेश में हम लोग देखेंगे तो कहां है? असम में है। जबकि कश्मीर तक देखा जाता है कि कश्मीर तक शासन था, क्योंकि वहां पर चौथी बौद्ध संगीत भी हुई थी, तो इससे जाहिर से कि बौद्ध धर्म का जो स्वरूप था वहां तक पहले जा चुका। गुर्जर जो प्रतिहार हैं देखा जाता है, कन्नौज जो देखा जाता है, आप इतिहास में जब पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में, प्रतिहार गुर्जर का युद्ध है, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, उसमें गुर्जर का भी उल्लेख आता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर तो था ही था, कर्नाटक तक था, बस श्रवणबेलगोला जो है वहां पर भी आपको देखा गया अशोक के साम्राज्याधीन क्षेत्र था। कामरूप, कामरूप मतलब असम, यहां नहीं है इसका क्षेत्र। क्लियर? बृहद बड़ा सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? कुषाण, गुप्त, हर्षवर्धन, मौर्य। तो सांची का स्तूप बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों और जो उनको इधर उधर ले जाया गया, उनको उन पर स्तूप का निर्माण किया गया। तो सांची का जो स्तूप है, सीधे सवाल पूछा जाता है सांची का स्तूप कहां है, तो उज्जैन में पड़ता है। सॉरी, सांची का स्तूप कहां है? मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है। और किस शासनकाल का है? मौर्य काल का है। किस शासनकाल का है ये, तो आपको ध्यान रखना है ये मौर्य काल का है। ये समझिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? हरिसेन किसका दरबारी था? स्कंद गुप्त का, समुद्रगुप्त का, कुमार गुप्त का? इनमें से कोई नहीं। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन सभी किससे है? समुद्रगुप्त से। और ये आंसर इसका सही है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत प्रतापी शासक था। समुद्रगुप्त ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त कभी कोई युद्ध नहीं हारा है, जिसके लिए बताया जाता है कि उत्तरापथ दक्षिणापथ सब कुछ विजय कर ली। तो निम्नलिखित में से हरिसेन किसका दरबारी था, तो क्या बताएंगे? समुद्रगुप्त का दरबारी था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया है? नवरत्न का उल्लेख आता सिर्फ 2 लोगों की बात आती है पूरे इतिहास में, सिर्फ 2 लोगों की बात आती है। आप प्राचीन काल में देखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। और मुगल काल में नवरत्नों की बात आती है तो मुगल बादशाह अकबर की बात आती है। तो नवरत्नों की बात आएगी तो आप बताएंगे किसके साथ जाएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश का प्रतापी शासक है, जिसे बताया जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि के साथ विभूषित किया जाता है, जिसके समय उसके दरबार में नवरत्न क्या था? एक मंत्रिमंडल होता था। तो सिर्फ 2 लोग, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और मुगलों में अकबर, इन लोगों को सिर्फ नवरत्नों का उल्लेख पाया गया। इतना ध्यान रखना।
नेक्स्ट, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया, ध्यान रखना है। अब भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले फाइयान आता है, ध्यान रखना है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, होयनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, तामसरो जहांगीर के शासनकाल में। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ध्यान रखना है। 2, 3, दूसरा, तीसरा, पहला किसमें है, दूसरा, तीसरा, पहला, ये इसका आंसर सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाइयान आया था, फाइयान जो यात्री था। होयनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री था, फाइयान भी चीनी यात्री है। तामसरो ये ब्रिटिश सरकार का राजदूत है जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आता है। इस प्रकार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2, 3 और पहला, प्रथम कहने का मतलब तीसरा इसका आंसर तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। क्लियर है? तो आपसे फाइयान किसके समय, चंद्रगुप्त द्वितीय। होयनसांग तो फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय, होयनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, तामसरो जहांगीर के शासनकाल में। ये ध्यान रखना, ऐसे सवाल बनते हैं। तो जहांगीर, फाइयान ये 5वीं शताब्दी, ये 7वीं शताब्दी और ये 1500। इसकी बात करते हैं जहांगीर की, जहांगीर की बात करते हैं, हाँ 1615। क्लियर है ना? नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? सीधे सवाल पूछा जाता है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, काट दो। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, राइट आंसर। क्या करेंगे? धन्वंतरी, बड़े धन्वंतरी हैं, बड़े चिकित्सक हैं, बहुत बड़े वैद्य हैं। हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, गलत है इनमें से कोई। तो प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी क्या थे? धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, जो जिनका मुख्य पेशा चिकित्सक के रूप में था। इसको ऐसे आपको करना है। धन्वंतरी कौन थे? एक चिकित्सक की भूमिका थी। धन्वंतरी कौन थे? एक चिकित्सक की भूमिका में थे। चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता सीधे चरक पैथोलॉजी, चरक हॉस्पिटल, ऐसे ध्यान रखना है। तो चरक किससे? चिकित्सा से संबंधित है। तो चरक संहिता चिकित्सा से उल्लेख है और इसका उल्लेख सर्वप्रथम पहली बार जो स्वरूप इसका आया था तो गुप्त शासनकाल के दौरान आया। गुप्तों के समय चरक संहिता का उल्लेख आता है। तो चरक संहिता का संदर्भ किससे है? तो आप बताएंगे चरक संहिता का संदर्भ चिकित्सा से है। किससे है? चिकित्सा से है। ये आपको ध्यान रखना है। खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा? भैया नवरत्न है, वारामिहिर, धन्वंतरी, कालिदास, छपड़क, लोकभट्ट, ये सब क्या है? नवरत्न है। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखना है, गुप्त शासक का सबसे प्रभावी शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसे ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसके दरबार में नवरत्नों का उल्लेख आया था। तो आपसे सवाल पूछा जाता, वारामिहिर किससे संबंधित है? खगोलविद हैं। कालिदास कवि हैं, ध्यान रखना है। पुस्तकें लिखी है, मेघदूतम, ऋतुसंहार, ऐसी पुस्तकें, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम,
विक्रमो वर्षीयम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ये सब उनकी अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की रचनाएं हैं। ये सब किसके दरबारी हैं? ये किसके नवरत्न हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के उपनाम से जाना जाता है। क्लियर है? विक्रम संवत, आपको ये ध्यान रखना है, विक्रम संवत की बात आती है तो आपको ये ध्यान रखना है कब? 57 ईसा पूर्व, विक्रम संवत। ये बहुत शॉर्ट सीरीज, अब इसमें कंफ्यूजन होगा 57 ईस्वी और 57 ईसा पूर्व में। तो भैया ये सब बात विक्रम संवत की बात पुरानी बात है, और ईस्वी 78 ईस्वी से बात आ जाती है, बहुत पीछे चला जाता है। सब दिन ध्यान रखना इसको, ईसा पूर्व के अंतर्गत लेके जाना। तो क्या है? ईसा पूर्व। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के शासनकाल, किसके शासन? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? आप ध्यान देना इसको। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? कहां? हर्षवर्धन की जो राजधानी, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक है जिसकी राजधानी थानेश्वर है, और वो देखा जाता है जब उसके भाई राजवर्धन की मृत्यु हो और उसकी बहन देखा जाता पलायन कर जाती, उसके बाद में राज्य संकट में होता है, तो उसने स्वेच्छा के दृष्टिकोण से अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, जिसे कालांतर में महोदय नगर के नाम से जाना गया। तो क्या है? कन्नौज। हर्षवर्धन के शासन के काल के दौरान कौन सी नई राजधानी थी थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो क्या बताएंगे? कन्नौज। क्या बताएंगे? कन्नौज। क्लियर है? नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। राजस्थान, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हर्षवर्धन ने 5 इंडीज अपने नियंत्रण में किए थे, तो वो कौन कौन से हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जाहिर सी बात है, उड़ीसा, पंजाब है, कन्नौज है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये वाला पोर्शन। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्लियर है? उत्तर प्रदेश शब्द नहीं था, ध्यान रखना। जयपुर समय नहीं था, आमेर हुआ करता था। जयपुर आमेर हुआ करता, तो ये यहां से कट जाएगा। उत्तर प्रदेश कॉन्सेप्ट नहीं था। उत्तर प्रदेश का कॉन्सेप्ट आया था 24 जनवरी 1950 से। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश बनता है। राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार, राजस्थान का नाम नहीं था। इस प्रकार इन तर्क, जयपुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तर्क के अकॉर्डिंग इसका बी ऑप्शन सही होता है। क्लियर? नेक्स्ट, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। भैया प्रयाग में किया है, सबको पता है। कहां किया है? प्रयाग में। असल में जो ये आज महाकुंभ हो रहा है, ये क्या है? ये धर्म संसद होती है। महाकुंभ का तात्पर्य, महाकुंभ का कॉन्सेप्ट वहीं से आ रहा है। महाकुंभ का मतलब होता है धर्म संसद। इसीलिए तो एक दिन कैबिनेट की बैठक भी वहां पर 2 प्रदेशों की सरकार ने की है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक महाकुंभ में की थी प्रयागराज में, और राजस्थान की सरकार ने महाकुंभ की बैठक, संसद की बैठक महाकुंभ प्रयागराज में की थी। तो महाकुंभ एक प्रकार का धर्म संसद था। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, वो जगह पड़ती है प्रयागराज। कौन सी जगह पड़ती है? प्रयागराज, ना कि काशी, ना कि अयोध्या, ना कि सारनाथ। क्लियर? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहां का शासक था?
कन्नौज से पूर्व, कन्नौज का नाम एक क्या था, महोदय नगर, ध्यान रखना इसको लिख देते हैं, महोदय नगर। कन्नौज का नाम था, कन्नौज का नाम था। कन्नौज हर्षवर्धन की द्वितीय राजधानी थी। अब देखो, महोदय नगर कन्नौज का नाम था, कन्नौज हर्षवर्धन की द्वितीय राजधानी थी, तो पहली राजधानी कहां का शासक था, थानेश्वर। कहां का, थानेश्वर। तो ये थानेश्वर ध्यान रखना है कि ना कि कौशांबी, ना कि कुशीनगर, ना कि श्रावस्ती, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहां का शासक था, तो आप बताएंगे कहां का, तो क्या, थानेश्वर का। कहां का था ये, थानेश्वर का। क्लियर है। तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। मैं अजय सिंह अगली बार मिलता हूं। नमस्कार।